केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? द ब्रांच which deals with heat changes in physical or chemical process is termed as thermodynamics. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, बल्क पे लगानी है, टाइम से कोई मतलब नहीं, फैक्टर ऑफ टाइम इज मिसिंग, मतलब काइनेटिक्स से बेसिकली मतलब नहीं है, खाली हीट चेंजेस पढ़ने हैं। हीट चेंजेस दो तरीके से ही पढ़ने हैं, एक Q और एक W। Q का मतलब डायरेक्ट हीट एनर्जी है या हीट चेंजेस है, और W का मतलब ऑब्वियसली वर्क डन है। प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेशन में यानी गैसियस स्टेट का वर्क डन का मेन बात करनी। ओके, फॉलोड बाय थर्मोडायनेमिक्स में हमने कुछ जनरल वर्ड पढ़ लिए, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। सिस्टम जहां एक्सपेरिमेंट होता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं वो सिस्टम है, उसके अलावा पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है। इन दोनों के बीच की लिमिटिंग लाइन बाउंड्री है। बाउंड्री में भी हमने एक स्पेशल वर्ड ध्यान रखना है, एडियाबेटिक बाउंड्री होती है विच इज इंसुलेटिंग बाउंड्री, एक डायाथर्मिक है विच इज कंडक्टिंग बाउंड्री। बाउंड्री फिक्स फ्लेक्सिबल हो सकती है, रियल इमेजिनरी हो सकती है, नथिंग इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था फिर सिस्टम के टाइप क्या है, ओपन है, क्लोज्ड है, आइसोलेटेड है। ओपन सिस्टम इज बेसिकली जिसमें एनर्जी मैटर दोनों एक्सचेंज हो जाए, क्लोज सिस्टम में खाली एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम सराउंडिंग में, एंड आइसोलेटेड में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग हमने बेसिकली पढ़ी, व्हाट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम? A system under given set of condition of temperature, pressure, volume, moles or any other measurable properties is known as its state. और अगर इनमें से कुछ भी चेंज हो जाएगा, कुछ भी वेरी करता है तो नई स्टेट आती है। फॉलोड बाय स्टेट वेरिएबल्स क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी वेरीड, और स्टेट की वो क्वांटिटीज जो वेरिएबल हैं, चेंज हो जाती हैं, दे आर टर्म्ड एज स्टेट वेरिएबल। इसी को हम बेसिकली स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। व्हाट आर स्टेट फंक्शन? those physical quantities which depends only on state and independent on the manner by which state is achieved। मतलब स्टेट कैसे आई है इससे मतलब नहीं है, किस पाथ से आई है इससे मतलब नहीं है, मतलब वो पाथ आइसोकोरिक है या आइसोथर्मल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, इससे मतलब नहीं है। बस अगर स्टेट चेंज हो गई है और स्टेट आ गई है तो वो क्वांटिटी आ जाएगी। दे आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। So those quantities which are path independent and depends only on state are known as state function। Especially delta G, delta S ये हमारे, या delta U और delta H, ये चार आपको स्पेशली याद रखने हैं स्टेट फंक्शन। फिर हमने मेन पॉइंट एक पढ़ा था, व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बच्चों बेसिकली दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ बल्क, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और याद रखना है, दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव बनता है। तो एक बच्चे ने कल पूछ लिया, क्या सर मोल, क्योंकि मोल्स भी एक रेशियो है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या ये इंटेंसिव हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मोल बेसिकली, मोल में है क्या, आप सोच के देखो, व्हाट इज मोल? मोल में अगर वो बच्चा कह रहा है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट एक वेरिएबल प्रॉपर्टी है? वो तो कांस्टेंट है, एक टर्म का उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और बेसिकली हम ये कहते हैं, रेशियो कहने का मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होगा तो हम उसको कहेंगे इंटेंसिव। ठीक है, जैसे डेल्टा एच यानी हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा एच, अगर वो कह दिया फॉर 1 मोल पर मोल तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। अकेला डेल्टा एच एक्सटेंसिव है और 1 मोल का डेल्टा एच इंटेंसिव है, तो पर मोल आ गया। डेंसिटी इंटेंसिव है, क्यों? मास और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव थे, उनका रेशियो था। और मोल में डिवाइड में आपका कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, मोल में मॉलिक्यूलर वेट है विच इज अ कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, सॉरी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव बनता है। ठीक है, जैसे प्रेशर के लिए हमने कहा था फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। तो ये चलिए इतने को बेसिक में ही समझना है, ज्यादा इसमें और डिटेल नहीं जा रहे। नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ा प्रोसेस। शायद आपको याद हो कल हमने प्रोसेस की बात की थी, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक। आइसोथर्मल बेसिकली वो प्रोसेस है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। अब ये आगे आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू जीरो हो जाता है, डेल्टा एच जीरो हो जाता है, वो अगला पॉइंट है हमारा। फिर है आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी वर्क डन जीरो होगा। फिर है आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है, और इसमें ना डेल्टा पी जरूर जीरो है, बट अदरवाइज ये अभी पढ़ के देखें कुछ भी जीरो नहीं होता, एंथैल्पी यहीं से डिराइव होती है।
और चौथा है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें Q0 कहते हैं, दैट इज हीट चेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट अब बेसिक 3-4 वर्ड्स और देखने हैं हमें। अच्छा हाँ, एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था। वो प्रोसेस जो बहुत स्लो चलता है वो बेसिकली रिवर्सिबल होता है, जो बाई डायरेक्शनल हो सकता है, किसी भी मोमेंट पे वापस आ सकता है, दैट इज रिवर्सिबल एट एनी इंस्टेंट। और वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस, वेरी फास्ट, इंस्टेंटेनियस, मोमेंटरी होता है, जनरली यहाँ पे हम उसे इरिवर्सिबल मानेंगे। बस्टिंग ऑफ टायर है या सडन एक्सप्लोजन, कोई भी चीजें हैं वो हम यहाँ मानेंगे। नहीं, साइक्लिक क्या है? लौट के वापस एक ही पॉइंट पे आ जाना, दैट इज साइक्लिक। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कई फेजेस, एटलीस्ट 2 अलग अलग स्टेजेस के बाद वो स्टेज 1 पे या ओरिजिनल स्टेज पे लौट आएगा, दैट प्रोसेस विल बी साइक्लिक। ठीक है, यहाँ तक हम कल पढ़ चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए, नहीं है तो आज की पढ़ाई शुरू करें। पूछिए। ट्रिक कोई नहीं है, हमने ये कहा है कि जनरली दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव है, एक तरीका। और दूसरा हमने कहा है कि एक सिस्टम लीजिए, उसी के छोटे पार्ट कट कर लीजिए, छोटे पार्ट और बड़े पार्ट की प्रॉपर्टी अगर सेम लग रही है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर, डेंसिटी, कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। और छोटे और बड़े पार्ट में प्रॉपर्टीज अलग हो गई। ठीक। तो थोड़ा थोड़ा दोनों को पहले बेसिक टर्म्स ले रहे हैं और इन्हें अभी मैं डिटेल भी करूंगा। पहले बेसिक टर्म्स। तो पहला बेसिक टर्म्स है हमारा एलटीडी। ये बेसिक टर्म है, मैं पहले कह रहा हूं, है ना, इसको मैं अभी डिटेल करूंगा। एलटीडी है, दैट इज ऑब्वियसली लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये एल फॉर लॉज है, ये थर्मोडायनामिक्स है, तो लिमिटेड लग रहा है। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या रूल हैं या लॉज हैं बनाए हैं। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में अपने 4 लॉ दे रखे हैं इन लोगों ने। ओके, व्हाट आर द 4 बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? आई होप सो अधिकतर बच्चों को जीरोथ और फर्स्ट लॉ के बारे में पता होता है, लेकिन नहीं भी पता तो अभी आप बस इन लॉज का हम बेसिक देख रहे हैं और अभी एक्सटेंशन भी कराऊंगा, इसमें काफी कुछ पढ़ना होता है। तो बेसिक में पहला पॉइंट क्या है, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो। अब मैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बार बार गाना ना गा के एलटीडी लिख दूं चलेगा। ओके, बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कंपैरिजन बिटवीन हीट इन बिटवीन टू बॉडीज कह सकते हैं। इसमें यह कहा गया है जीरोथ लॉ में कि अगर ए नाम की कोई बॉडी है, वो बी नाम की किसी और बॉडी और सी नाम की बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिंपल भाषा, थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब टेम्परेचर सेम। तो ए का टेम्परेचर बी और सी दोनों से सेम है, और अगर ए का टेम्परेचर इंडिविजुअली बी से और सी से दोनों से सेम है, देन इट इज अ कॉमन सेंस बी और सी का भी टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। देन हम कह सकते हैं कि बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई एक बॉडी बाकी 2 बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो 2 बॉडी आपस में भी क्या होंगी? इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो बेसिकली ये कंपैरिजन है, थर्मोमीटर इसी पे बेस्ड है। थर्मोमीटर में जो मार्किंग लगी है वो ऑब्वियसली कहीं स्टैंडर्ड से लगाई गई है, जो भी उसके बीच के डिग्री या जो भी मार्क्स लगे हैं, और वो हमारी बॉडी में जब हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो उसके मार्क्स, जो भी पॉइंट या वैल्यूज बता रहे हैं, वो आइडियल के कंपैरेटिव है या उसको कंप्राइज कर रहे हैं, या कहने का मतलब उसी को बता रहे हैं। या सिंपल से किसी एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने इस मार्कर को टच किया और इस मार्कर को टच करके फील किया, ओके ठीक है, और उसके बाद मैंने सपोज बर्फ को टच किया या आइस को टच किया, मैंने अबे यार ये तो उतना ही ठंडा है जितना वो था। दैट मीन्स मैंने मार्कर और आइस को कांटेक्ट में नहीं लाया, लेकिन मैंने एक को टच किया और फिर मैं दूसरे को टच किया, फिर मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया कि हाँ भाई इन दोनों का ही टेम्परेचर सेम था। तो व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेफिनेशन क्या होगी बेटा? डेफिनेशन आपकी ये हो गई, अगर कोई एक बॉडी बाकी 2 अलग अलग बॉडी के साथ, यहाँ वर्ड थोड़ा सही रखिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। If a body is in thermal equilibrium with 2 separate bodies, ठीक है, कोई एक बॉडी 2 अलग अलग बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन
these two bodies will also be in thermal equilibrium with each other. तो ये दोनों बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. Then these two bodies will also be in thermal equilibrium with each other. अगर कोई एक बॉडी दो अलग अलग बॉडीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये दो बॉडीज भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. ओके, फिर से बोलो. टेम्परेचर के लिए तो है काय के लिए कांस्टेंट कहाँ है, मतलब सेम ही हो गया दोनों का, जो भी इसका टेम्परेचर वही इसका हो गया. ठीक है. इफ अ बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब ही टेम्परेचर से ही है. ठीक है. तो ये कंपैरेटिव या ये कहें थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन दिस लॉ. थर्मोमीटर की जो डिजाइनिंग हुई है वो इस लॉ पे हुई है. थर्मोमीटर की जो फंक्शनिंग है वो इस लॉ पे है. ठीक है. बाकी इस लॉ का हमें कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, तो टाइम वेस्ट है इससे ज्यादा टाइम देना है. और इसके बाद बेटा अगला लॉ को सेकंड लॉ ही कहना पड़ेगा, बट इट इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. और ये बचपन से आप पढ़ते आए हैं. इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्व वर्ड आपने इंग्लिश का है, सुन रखा है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व? ठीक है. कोई चीज चेंज ना हो, रिमेन सेम रहे, दैट इज कंजर्व. ना बढ़ रही है ना घट रही है. ओके. तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बचपन से ये वाला सेंटेंस आपने सबसे ज्यादा बोला हुआ है. ठीक है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. आगे अगर नहीं भी बोलूंगा तो तुम्हारे मन में चलने लगा होगा, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो अगर हमारे सामने से एक्स जूल एनर्जी हट रही है, सपोज लाइट एनर्जी थी और वो एक्स जूल गई, तो गारंटेड एक्स जूल की ही कोई और एनर्जी प्रोड्यूस हुई है. वो तुम्हें दिखे या ना दिखे इससे मतलब नहीं है. एनर्जी कभी भी बढ़ती या कम होती नहीं है, ये कंजर्व है. यूनिवर्स की एनर्जी या किसी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है. इट नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीज. ठीक है. तो याद ये रखिएगा, इसी पे हमारे सारे न्यूमेरिकल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही, कि ओवरऑल प्रोसेस में जो है एनर्जी कहीं लॉस या गेन नहीं करनी है, एनर्जी का ओवरऑल कंजर्वेशन रखना है. तो ऑब्वियसली आपने लिख लिया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन, वही जो बचपन से बोलते आ रहे हो. कोई कहे ना इंग्लिश में कोई डायलॉग सुना तो यही सुनाना, क्योंकि इससे तेज शायद ही कोई डायलॉग बोल पाओ. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अदर. ऐसा लगे पक्के अंग्रेज. लिख लो जल्दी से. ठीक है. तो एनर्जी ना क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है. इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और इससे रिजल्ट क्या आया? एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम एंड यूनिवर्स इज कांस्टेंट. एक आइसोलेटेड सिस्टम या यूनिवर्स, इसकी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट. एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स इज कांस्टेंट. एक आइसोलेटेड सिस्टम या यूनिवर्स, इसकी एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी. एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स इज कांस्टेंट. और बेटा इसका एक मैथमेटिकल वर्जन भी अभी आएगा, जो अभी मैं जस्ट लिख दे रहा हूं. जब मैथमेटिकल आएगा हम डिटेल करेंगे, प्रूफ करेंगे. इसका मैथमेटिकल वर्जन यूजुअली हम ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. बेटा मैं प्लस डब्ल्यू लिख रहा हूं, आप प्लस डब्ल्यू ही लिखिएगा. फिजिक्स वाले टीचर माइनस बताएंगे, बट हार्डली मैटर. हमारे अपने साइन कन्वेंशन है तो हम अपने हिसाब से बोलते. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. और डेल्टा यू बेसिकली ये अभी पढ़ाऊंगा, ये है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है. और व्हाट इज क्यू? आई होप सो आप इतने समझदार हैं. डायरेक्ट हीट चेंजेस या जो भी एनर्जी सप्लाई होती है, एनर्जी लॉस और गेन होती है, बेसिकली वो आप कह देते हैं क्यू है. और व्हाट इज डब्ल्यू? इट इज वर्क डन. ठीक है. तो ये बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश करिएगा, और आगे डिटेल करेंगे कि ये एक सिस्टम था शुरू में और इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी E1 थी. ठीक है. ये भी हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी अगली हेडिंग में. तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी E1 थी और मैंने इस सिस्टम को बाहर से Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दी और इसके ऊपर वर्क भी कर दिया. मैं क्या कह रहा हूं? मैंने सिस्टम को एनर्जी भी दी
और वर्क भी किया। अब इतना करने के बाद इसकी एनर्जी हो गई E2, यहां से यहां आने से इसकी एनर्जी हो गई E2। तो अगर मैं निकालना चाहूँ फाइनल माइनस इनिशियल, E2 माइनस E1 निकालना चाहूँ, तो E2 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? E2 की वैल्यू आ रही है E1 प्लस Q प्लस W। भाई E1 प्लस Q प्लस W क्यों आ रही है? ये E1 एनर्जी थी, Q एनर्जी भी मैंने दी, W वर्क भी इसके ऊपर किया, मतलब वो भी एनर्जी है। W इज ऑल्सो वर्क डन, इट इज ऑल्सो एनर्जी, और वो भी अंदर आ रही है, वो भी ऐड हो गई। तो इसकी अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई? E1 प्लस Q प्लस W, और बाद की एनर्जी का नाम क्या रखा है हमने? E2। अब मैं कह रहा हूँ E1 उधर ले आके माइनस करो, तो E2 माइनस E1, व्हाट इज E2 माइनस E1? दैट इज डेल्टा E, या इसी को हम डेल्टा U कहते हैं। तो E2 माइनस E1 इज डेल्टा E और डेल्टा U, एंड इट इज इक्वल टू Q प्लस W। तो बस इतना जरूर यहाँ याद रखना कि बेटा Q क्या है, W क्या है, मालूम है। Q क्या है? इट इज हीट चेंजेस, एंड W क्या है? इट इज वर्क डन। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखेंगे जिसे हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा अंतर है, इतू सा अंतर है साइन कन्वेंशन में, और ऑब्वियसली फिजिक्स वाला टीचर जब पढ़ाएगा तो वो ऐसे पढ़ाएगा कि वो ज्यादा सही है, और केमिस्ट्री वाला जब कोई पढ़ाएगा तो वो ऐसे पढ़ाएगा कि वो बिल्कुल सही है, फिजिक्स वाला तो बेवकूफ बना रहा है। ऐसा यूजुअली मुझे लगता है। लेकिन लेकिन बच्चों ऐसा हुआ ना, जब मैंने पढ़ना शुरू किया 11th में, मैं फिजिक्स वाले टीचर के पास जब पढ़ने गया, उसने फिजिक्स की इंपॉर्टेंस मुझे बताना शुरू करी, तो मुझे लगा दुनिया में फिजिक्स ही फिजिक्स है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। फिर मैं केमिस्ट्री वाले के पास गया, उसने केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताई, मुझे लगा यार केमिस्ट्री के अलावा कुछ होता ही नहीं, ये तो सारी दुनिया केमिस्ट्री से चल रही है। फिर बायो वाले से मिला, पीसीबी में था मैं, तो बायो वाले के पास गया, मुझे लगा यार ये तो ज्यादा सही कह रहा है दोनों से, कि फिजिक्स केमिस्ट्री में है ही क्या, जो भी कुछ है जान है तो जहान है, ये भी सही कह रहा है। गलती से एक दो बारी मैथ वाले के पास भी गया, तो वो ऐसे बता रहा है जैसे मैथ ही मैथ सब कुछ है। फिर मुझे समझ में आ गया ये सब रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मिक्स करके ही होता है यार, कुछ ऐसा थोड़ी होता है कि यही सब कुछ है। तो ये आप प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली क्या है केमिस्ट्री, ऑब्वियसली ये केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल्स हैं, ये बहुत ज्यादा प्रूफ और उस पे नहीं है, ये भावनाओं से चल रहे हैं। और फिजिक्स वाले वो नाटकों से चल रहे हैं, ये देखो वो देखो, साइज छोटा वॉल्यूम बड़ा। केमिस्ट्री वाले इतने टेंशन लेते नहीं, केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं, सरल बातें किया करो यार, ये क्या कर रहे हो। और इवन ना अगर कभी केमिस्ट्री में कभी ये कोई साइन आ भी जाता है, इसे वो लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। और अगर कभी बाई चांस मैक्सिमम केसेस में ये साइन आ जाए, तो हम केमिस्ट्री वालों में आधे से ज्यादा को तो ये ऐसा दिखता ही, आधे से ज्यादा को ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब कोई सांप है अभी डंक मार देगा ऐसा लगता है। इज इट क्लियर? वो तो आधे से ज्यादा तो इसको देखते ही रास्ता बदल लेते, कहते इधर तो सांप घूम रहा है रहने दो, तो इंटीग्रेट तो करते ही नहीं है वो। तो ये रहा हमारा सिस्टम, और इसमें भावनाएं डालिए कि यहाँ हमने इस पे वर्क किया। ठीक है, वर्क किया, तो इसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम कह देंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। अंग्रेजी में ये ऐसे कहेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, एंड लेट सपोज हमने इसको हीट भी दी है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी है, गर्म किया वॉट एवर, तो हीट गिवन, हीट गिवन टू द सिस्टम। तो भैया अंग्रेजी पे ज्यादा मत जाना, एक सरल भाषा में साइन कन्वेंशन में ये दोनों केमिस्ट्री में पॉजिटिव लेने हैं। केमिस्ट्री में ये दोनों आपको क्या लेने हैं? पॉजिटिव। मतलब केमिस्ट्री वेरी सिंपल, वेरी सिंपल मतलब क्या है, इन्होंने ज्यादा लॉजिक सोचे नहीं, इसलिए बाद में इन्हें साइन बदलने पड़े, लेकिन इनके बेसिक लॉजिक बहुत सिंपल है। बेसिक क्या है इनका? सिस्टम के अंदर आ रहा है, हीट आ रही है, वर्क डन से भी एनर्जी आ रही है तो जोड़ो प्लस। और अगर इसका उल्टा किया जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये एक सरल भावनाओं से चल रहे हैं कि सिस्टम ने वर्क किया, मतलब एक सिस्टम रखा था वो एक्सपैंड हो गया, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था उसके अगेंस्ट वो उठ के बाहर गया, तो सिस्टम ने अपनी एनर्जी लगाई तब वो एक्सपैंड हुआ। एनर्जी लगाई तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, तो केमिस्ट्री वाले बहुत सरल भाषा में बोले नेगेटिव, डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। और हीट, ये हीट है, ठीक है, हीट गिवन या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब्ड
बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, अगेन अच्छा एब्जॉर्ब तो नहीं ठीक है, यहाँ एब्जॉर्ब हो गया था, गिवन में एब्जॉर्ब हो गया, सॉरी हीट इवॉल्व कहना चाहिए, सॉरी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब वाली कहानी हो गई है। अब तो सिस्टम हीट छोड़ रही है, अगर सिस्टम हीट छोड़ रही है तो भैया हीट बाहर चली गई तो नेगेटिव। तो केमिस्ट्री का एक सिंपल फंडामेंट क्या याद रखना है बच्चों, ये भैया केमिस्ट्री का सिस्टम है, अंदर आ गए प्लस, बाहर चले गए माइनस। वो अंग्रेजी में पढ़ लेना क्या है, चाहे W है चाहे Q है, ठीक है। अच्छा ये मत रखना कि 2 और बाई लिखा है तो 2 का मतलब प्लस, बाई का मतलब माइनस, है ना, गड़बड़ हो जाती है कई बार। जैसे यहाँ उन्होंने लिख दिया सपोज दैट कि आपने याद किया कि बाई का मतलब माइनस है और उसने दे दिया हीट एब्जॉर्ब बाई द सिस्टम, तो भैया एब्जॉर्ब मतलब बाहर से हीट ली है। अब ये 2 और बाई के खेल खेलिए तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरी भावनाएं रखिए कि हीट अंदर सिस्टम के आई है प्लस, सिस्टम के बाहर गई माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन लगाएंगे, और ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला है, इस फॉर्मूले में मैंने दोनों प्लस में रखे हैं, मतलब दोनों सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं एक भी माइनस में रखूंगा तो उसका मतलब होगा, ठीक है, ये फिजिक्स वाले यहां माइनस लगा के बताते हैं, रीजन उनका सिंपल है, वो कंसेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग है, वी एक्सेप्ट इट। वो अभी मैं हम प्रूव भी करके दिखाएंगे, वो ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि यहां जब हम हीट देते हैं, हीट अंदर जाती है तो ये वर्क करता है, तो ऑब्वियसली एक एनर्जी अंदर आ रही है, एक बाहर जा रही है, इसलिए फॉर्मूला Q माइनस डब्ल्यू वो देते हैं। हम कहते हैं तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस डब्ल्यू क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है, हीट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा उसे। फिलहाल अभी एक सिंपल आपको ये 4 लाइनें अगर आपने लिख ली है तो अच्छा है, जिसने नहीं लिखी वो अब लिख ले कि हीट, या इसको हेडिंग करके बोला जाता है तो साइन कन्वेंशन बोल देते हैं। साइन कन्वेंशन ये केमिस्ट्री का है, फिजिक्स में थोड़ा सा उल्टा है कन्वेंशन वर्क का, हीट का तो उनका भी यही है, वर्क का कन्वेंशन उनका उल्टा है। मतलब क्या हुआ, यानी फिजिक्स वाले वर्क में क्या कहते हैं, ऑन द सिस्टम क्या है, उल्टा, ऑन द सिस्टम नेगेटिव और बाय द सिस्टम पॉजिटिव, फिजिक्स में ऐसे कहा जाता है। वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, डेफिनेटली उनका प्रूफ ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वो अभी हम दिखा देंगे। और उनके जैसा आंसर सेम लाने के लिए हम एक नेगेटिव साइन अभी आगे जबरदस्ती लगाएंगे, ठीक है। तो और उसका कोई रीजन नहीं बताएंगे, सीधा ये कह देंगे होता है, नेगेटिव क्यों है वहां लिख देंगे साइन कन्वेंशन, क्योंकि हमने पहले से ये मान रखा है, इसे करने के लिए हम वर्क के फॉर्मूले में एक माइनस साइन अलग से लगाएंगे, जब वो आएगा तो देखेंगे। ये चारों लाइनें आपने लिख ली होंगी, और याद भी रखना कि ये Q वाली वैल्यू तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, Q की वैल्यू तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में या साइन कन्वेंशन सेम है, लेकिन ये जो W है ये बबलू नहीं है, W है। इस बबलू का साइन फिजिक्स वालों ने उल्टा माना है, और केमिस्ट्री वालों ने जो माना है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। केमिस्ट्री क्या कह रही है, अंदर आ रहे पॉजिटिव, बाहर जा रहे हो नेगेटिव, चाहे तुम Q हो चाहे तुम W। फिजिक्स क्या कह रही है, केमिस्ट्री जैसा Q है, मतलब हीट एनर्जी तो केमिस्ट्री जैसी है, वर्क डन उल्टा है, ठीक है। और वो ठीक कह रहे हैं, ये भी आगे प्रूफ भी होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? जीरोथ लॉ क्लियर है, फर्स्ट लॉ क्लियर है, ठीक है। हाँ जी बोलिए। अभी मैंने बोला था क्यू अगर सिस्टम के अंदर आ रहा है तो प्लस है, सिस्टम से बाहर जा रहा है तो माइनस है, अगर सिस्टम हीट लूज कर रहा है तो माइनस है। सो गए थे उसमें? अच्छा ठीक, चलिए बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है, वेरी नाइस। अब ऐसे एक बना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक थर्ड लॉ, वो हम स्लो एंड ग्रेजुअल आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक एक लाइन तो आपको अभी पता होनी चाहिए, अभी सिर्फ एटलीस्ट एक एक लाइन पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। तो व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बेटा फर्स्ट लॉ के कुछ ड्रॉबैक आए, तब सेकंड लॉ रोल में आया, कोई नई बात बताई इसमें। तो फर्स्ट लॉ का क्या बेसिक ड्रॉबैक आया? बेटा अगर एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है, तो हीट यहां से यहां जाएगी या यहां से यहां जाएगी? फर्स्ट लॉ में इल्ले इल्ले, फर्स्ट लॉ को नहीं पता। फर्स्ट लॉ कह रहा है अगर हीट जाए तो टोटल हीट कंजर्व रहनी चाहिए, हीट ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। मतलब अगर इसकी एनर्जी 100 जूल है, इसकी सपोज 150 जूल है, और ये कह रहा है कि 25 जूल, ओह माय गुडनेस क्या भाई साहब सीन आ रहा है, मजा लग रहा है, ठीक है। लाइट चली गई है यहाँ पे, आई होप तो
ठीक है, और 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पूछ के आता हूँ क्या हो सकता है। ओके। हम्म, अरे मर गया, सब पूरे सेंटर की लाइट गई। हाँ मैं यहाँ, लाइट जलाओ बेटा, वहां से ऑन करो ना, इससे पहले जल रही थी मतलब लाइट। ओके, यहाँ की जल रही है बाकी। ओ भाई लाइट नहीं आ रही, मुकेश देखना जरा। ओके। सर